फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां शुआर्ट्स में धर्मांतरण का चल रहा था खेल, जिसके बाद संगम नगरी प्रयागराज में एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें डायसिस ऑफ लखनऊ बिशप मॉरिस एग्दरदान और उनके सहयोगियों पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। उनके ही कार्यालय में कर्मचारी आकाश त्रिपाठी ने कहा कि नौकरी ने परमानेंट करने का प्रलोभन देकर उसका धर्मांतरण कराया, जिसमें मॉरिस एग्दरदान संग पादरी अजीत और गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल विनीता सूबियस एलन दान भी शामिल थे। वहीं अब आकाश त्रिपाठी ने सिविल लाइंस थाने में मॉरिस एग्दरदान, विनीता सूबियस समेत कई लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी है। और क्या कुछ कहा है उसने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। वहाँ पे 3 सितंबर 2023 से जॉब कर रहा था और मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। मैं यहीं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मैं यहीं पे इनके यहाँ जॉब कर रहा था। डायसिस लखनऊ बिशप ऑफिस सिविल लाइन में जॉब कर रहा था। तो ये 24 तारीख की घटना है। इन्होंने मुझे बुलाया अंदर, कहें कि तुम युवा हो और यूथ क्रिश्चियन कमेटी में तुम्हें अच्छा पद दिया जाएगा और शामिल किया जाएगा, तुम धर्मांतरण कर लो। तो हमने कुछ नहीं बोला। हमने कहा सर ऐसे हम हिंदू हैं। तो फिर उन्होंने बुलाया अंदर, अपने केबिन में बुलाया। जब अपने केबिन में बुलाया तो फिर वहाँ पे अजीत फ्रांसिस, पादरी एलन दान, विनीता यूसुबियस, बिशप मॉरिस एग्दरदान और सैमुअल बंटी, ये लोग वहाँ मौजूद थे। उनके अलावा 2-3 लोग और थे। तो अजीत फ्रांसिस ने अपने बैग से जल निकाला और जल निकालने के बाद हमें एक शीशी में थोड़ा सा जल पिलाया। वो जल हमारे ऊपर छिड़क दिया। तो छिड़कने के बाद फिर कहें कि तुम्हारा धर्मांतरण हो गया है, अब आज के बाद तुम मूर्ति पूजा नहीं करोगे और जो हम कहेंगे प्रचार करो, प्रसार करो। और तभी उसके बाद तुरंत 20,000 रुपए नगद दिया गया। एलन दान ने हमको 20,000 रुपए नगद दिया। और फिर कहा गया कि तुम जितने आदमी लेके आओगे 10,000 रुपए प्रति आदमी तुम्हें देंगे और तुम्हारी नौकरी निश्चित रहेगी, तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर देंगे और सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। ये चीज हमसे किया गया। अब मेरा मजाक बन गया जब इन्होंने कहा कि बाहर जाके प्रचार करो, हर मतलब उसमें करो। तो मेरा कई जगह मजाक बना। अब मैं हिंदू हूँ, मेरे से गलती हुई, मैं ये तो क्षमा मांग रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदू रहूंगा। मुझे धर्मांतरण नहीं करना है। और मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल और बिशप मॉरिस एग्दरदान पर जहां आकाश त्रिपाठी ने धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया है। मीडिया ने बिशप मॉरिस एग्दरदान से बात की, जिसके बाद उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया और साथ ही आकाश को नौकरी से निकाले जाने के बाद ब्लैकमेल करने का ये षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। ये पक्ष तो बड़ा साफ है। आकाश त्रिपाठी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो बॉयज हाई स्कूल से चोरी के इल्जाम में निकाला गया था। उस समय बिशप नहीं था। ये मुझसे मिला, इसने बताया कि मुझे हटा दिया गया है, मेरी मदद कीजिए, सारी चेक्स हमारे पास हैं। रहम करके जब हम बिशप बने तो हमने उसे ले लिया, स्कूल में लगाया। कहने लगा नहीं मैं आपके साथ काम करूंगा। तो मैंने उसे अपने ऑफिस में बैठा लिया। तकरीबन 10-11 महीने तक इसने काम किया और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। बाद में हमें ये पता चला कि पैसे लेकर ये एडमिशन करा रहा, दबाव बना रहा लोगों के ऊपर। गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर इसने दबाव बनाया। काफी लोगों से इसने पैसे ले लिए। उन चीजों को भी हमने नजरअंदाज कर लिया। उसके बाद हमें पता चला कि जो हमारे ऑफिस के कैमरे थे उसने इसे अपने मोबाइल पे ले लिए और चलाने लगा और यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन बाहर देने लगा। तब फिर हमने कहा कि तुम्हें ऑफिस में काम करने कोई अधिकार नहीं है और उसके बाद हमने इसे ऑफिस से निकाल दिया। 1 अगस्त से ऑफिस में नहीं है और इसने 24 अगस्त को एक कंप्लेन कर दी कि साहब हमारा धर्मांतरण कर दिया गया। अरे 1 अगस्त को अगर तुम बता रहे हो तुमको हटा दिया गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक झूठी कहानी बता रहा है, मीडिया को, लोगों को भ्रमित कर रहा है। हिंदू समाज एक बड़ा समाज है और उसमें मर्यादा बहुत बड़ी होती है। इसने सारी मर्यादा को तार तार करके, ये चंद लोग हैं जो ब्लैकमेलर्स हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और ब्लैकमेलिंग करने के बाद सोचते हैं कि शायद कोई पैसा मिल जाएगा। अरे जिस पादरी साहब की ये बात कर रहे हैं अजीत फ्रांसिस, वो दिल्ली में है और कह रहे हैं कि हमें जल पिला दिया, हमारे ऊपर जल छिड़क दिया। हमारे यहाँ खिलाना पिलाना नहीं होता। धर्मांतरण का एक उसूल होता है, एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जिस आदमी का धर्मांतरण होना होता है वो अपना एक एफिडेविट देता है, डीएम से परमिशन होती है, फिर प्रार्थना होती है और सर पर हाथ रखा जाता है और बपतिस्मा किया जाता है।
ये खिलाने पिलाने वाली बात नहीं है कि हमें खिला दिया, हमें पिला दिया, हमें छिड़क दिया। ये सब बकवास है, झूठी बातें कर रहा है और झूठी बातों को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, झूठी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। रहीम दास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं आपको बताऊं। उन्होंने लिखा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोई, और रहीमन फाटे दूध का मथे न माखन हुए। ये 3-4 लोग ब्लैकमेलर मिलके एक झूठी बात को, फटे हुए दूध को मक्खन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ना हो पाएगा। आप झूठ को कितनी जोर से बोलो, हजारों की भीड़ में बोलो, झूठ झूठ रहता है और सच सच रहता है। हकीकत यह है कि झूठ बोला है, इसको नौकरी से निकाला गया है, चोरी के इल्जाम में बॉयज हाई स्कूल से निकला, और यहां पर भी भ्रष्टाचार के आरोप में हमने इसको निकाल दिया है, और अब ये चारों तरफ झूठी बातें बता रहा है। किस बात का धर्मांतरण? सारी चेक मेरे पास है। कहता है आप तो मेरे पिता समान है, आपने मेरे घर में चूल्हा जला दिया, आपने तमाम परेशानियों से मुझे बचाया, सारी चेक मेरे पास है। लेकिन झूठ को इतना बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इसमें तो सारे हिंदू समाज की गरिमा दांव पे लग जाती है। चंद हिंदू झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, धोखा देते हैं, और सारी कौम बदनाम होती है। इसलिए हम इसका खंडन करते हैं। ये सरासर झूठ है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं। मीरापुर के कल्याणी देवी क्षेत्र के मदरसा जामिया हबीबिया उस समय चर्चा में आया जब यहाँ नकली नोट छापने का मामला प्रकाश में आया और यहाँ के कार्यवाहक प्रिंसिपल समेत एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही उसके अन्य 2 साथियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। जिसके बाद जामिया हबीबिया से छापे में मिली एक विवादित किताब, जिसमें आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताया गया था, वो भी मिली थी, जो तफसीरुल आरफीन के कमरे से मिली थी, जो कि कार्यवाहक प्रिंसिपल था। जिसके बाद मदरसे में अब लगातार जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही थी, तो वहीं मदरसे की ओर से अब मदरसा परिसर में सीसीटीवी भी लगवाया जा रहा था। और ऐसे में आज यहां पीडीए के अधिकारी भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और फ़ोटो खींचने के बाद वे यहां से चले गए। और ऐसे में क्या कुछ कहना था यहां के क्लर्क मोहम्मद अतीक का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। जी, सिक्योरिटी अब टाइट कर रहे हैं, और कौन आता है कौन जाता है उसके बारे में तो मदरसे में चारों तरफ कैमरा भी लगवाया जा रहा है। वो यही जब पूछ रहे थे सेक्रेटरी का और प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का नंबर ले हुए, निरीक्षण किया उन्होंने। अब कुछ तो जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपना फोटो लिए लेकर के। तो वहीं देर शाम मदरसा जामिया हबीबिया पर जहां पीडीए के लोग पहुंचे और साथ ही यहां करीब 100 लोग जो रह रहे थे, जो कि यहां के काम करने वालों की फैमिली और साथ ही मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सभी को बाहर कराया गया। और मदरसे में ताला लगाकर आज पीडीए के अधिकारियों ने सिविल लाइन पुलिस की मौजूदगी में यहां इसको सील कर दिया है। और साथ ही सील करने के बाद पीडीए के अधिकारियों के द्वारा यहां पर पोस्टर भी लगाया गया है। और आपको बता दें, मदरसे को अब पूरी तरह से सील कर दिया गया पुलिस की निगरानी में, जहां नोट छापने के मामले को लेकर ये मामला नज़र आया। और सुबह पीडीए के लोग यहां पर आकर निरीक्षण किया था, तो शाम तक इस पर सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई है। प्रयागराज के कल्याणी देवी क्षेत्र में जहां एक मदरसा था जामे हबीबिया, जिसमें जाली नोट छापने का मामला प्रकाश में आया था और इसके कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आरफीन के नेतृत्व में यह काम हो रहा था यहाँ पर, और पुलिस ने 4 लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वहीं छापे के दौरान एक आपत्तिजनक किताब भी मिली थी, जिसमें आरएसएस को भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन भी बताया गया था। फिलहाल इसके बाद कई जांच एजेंसियां यहां जुटी और जांच पड़ताल में जुट गई, और आज यहां मदरसा परिसर में कैमरे लगवाए जा रहे थे सुरक्षा के दृष्टिगत के कौन आ रहा है और जा रहा है। यहां पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं मदरसे की ओर से कराई जा रही थी, मगर उसी बीच पीडीए के लोग भी यहां पहुंचे थे और सुबह सर्वे किया था। मगर अब एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, इस मदरसे को सील कर दिया गया है। पीडीए की ओर से यहाँ पर एक बैनर भी लगाया गया है सीलिंग के बाद, इस पे लिखा अनधिकृत होने के कारण ये निर्माण को सील किया गया है। इस निर्माण में सील तोड़ना, पुनः निर्माण करने की कोशिश करना तथा किसी प्रकार का क्रय विक्रय करना असंवैधानिक दंडनीय अपराध है। आज्ञा से विकास प्राधिकरण। इस तरह की यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है और सीलिंग हुई है, और सिविल लाइन पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई देखने को मिली है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये नेक्सस था नोट छापने का, जो 100 की नोट नकली छापी जा रही थी, इसमें किस तरह से आगे जांच और रुक लेगी, और यहाँ पे मदरसे में जो पढ़ाई हो रही थी उसकी भी अब
जांच और पड़ताल एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ पर किस तरह का माहौल चल रहा था और क्या हो रहा था पूरी तरह से। फिलहाल मदरसे के जो यहाँ पर क्लर्क थे उनका कहना भी था कि जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल अब ये जांच का विषय है और जांच के बाद एजेंसियां क्या आगे मोड़ लेती हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने फूलपुर विधानसभा के इफ्को में जहां सभा को संबोधित किया तो लाखों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए दिखाते हैं आपको। मैं गया हूं, कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी गए हैं, कहीं पर डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी गए हैं, कहीं पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह गए हैं, कहीं पर कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी गए हैं और कहीं पर मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे प्रसन्नता होती है जब हमारा युवा नौकरी और रोजगार के लिए कहता है कि हमें नौकरी भी चाहिए, मैं अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाऊंगा, मैं मां बाप पर बोझ नहीं बनूंगा। यह अच्छी बात है और इसीलिए सरकार ने आपके लिए व्यवस्था की है सीएम इंटर्नशिप की स्कीम। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है पीएम इंटर्नशिप की स्कीम। कोई भी उद्यम, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी उद्योग अगर किसी पढ़ने वाले कोई नौजवान ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल ईयर है, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना चाहता है, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूशन या उद्योग देगा, आधा सरकार देगी और सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर उसका प्लेसमेंट की गारंटी होगी। एमएसएमई विभाग के हमारे मंत्री यहां पर हैं श्री राकेश सचान जी, इनके द्वारा एमएसएमई विभाग में 10 लाख युवाओं के लिए एक नई योजना प्रारंभ हो रही है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से 10 लाख नए उद्यम लगाने हैं और हम लोग पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख ब्याज मुक्त ऋण देंगे। बैंक का जितना भी उसमें ब्याज आएगा सब सरकार बढ़ेगी, आपकी ओर मुनाफा कमाते जाइए। ये ऋण युवाओं को तो मिलेगा लेकिन नंदी जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अब युवा नहीं, ये बुजुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। बहन और भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नंदी जी के पास एक अनुभव है, यहां पे मैं देख रहा हूं तमाम ऐसे उद्यमी आए हैं जिनको मैन पावर चाहिए, अच्छा मैन पावर चाहिए। वे लोग बताएंगे, स्किल डेवलपमेंट विभाग बता रहा है और हमें एक हमारे पास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नंदी जी ने भी जब काम प्रारंभ किया होगा, बहुत छोटे से काम प्रारंभ किया होगा, आज उनका कार्य का विस्तार हुआ, उन्होंने अपने कार्य का विस्तार दिया। सीख करके जज्बा होना चाहिए, कार्य करने की एक ललक होनी चाहिए और ये छोटी सी पूंजी बात नहीं, बड़ी पूंजी बनती है। सरकार उसमें सपोर्ट कर दे तो वही बाद में अपना एक नया स्टार्टअप स्थापित कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वही बाद में उद्योगपति बन सकता है, वही फिर किसी एक फील्ड का बादशाह बन सकता है और फिर उसकी टूटी बोलती भी दिखाई देगी। मेहनत से कमाया गया पैसा फलता फूलता भी है, लंबे समय तक पीढ़ियों को यशस्वी बनाता है। और मुझे प्रसन्नता हुई 15,000 युवा एक साथ यहां पे नौकरी और रोजगार प्राप्त कर रहा है। आज बहनों भाइयों, इससे पहले मैं लखनऊ में 12 विभागों के 1300 नौजवानों को, 1374 नौजवानों को हम वहां पे सरकारी नियुक्ति पत्र देकर के आए हैं और मैं आपको आश्वस्त करने जा रहा हूं। अभी आपने देखा होगा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती के लिए हम लोगों ने परीक्षा ली है। इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। तकनीकी रूप से सक्षम बनने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है और प्रयागराज के हमारे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के कारण
विकास की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए सभी लाभार्थियों के साथ साथ प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2025 में 12 वर्ष के बाद लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का, प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हमारा प्रयागराज एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी सुव्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता के लिए फिर से अपनी अमिट छाप छोड़ेगा और दुनिया से आने वाले सनातन धर्मावलंबियों को अवगत करने और आतिथ्य करने का एक अवसर हमारे प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। इसकी तैयारी के साथ आज जुड़ी हुई परियोजनाएं प्रयागराज और फूलपुर के साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए भी आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और अभी से तैयारी के लिए भी आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजना का हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है और एक योजना तो इसमें एक ऐसी भी है सड़क की, ये मेरे संज्ञान में आया था। हमारे यहाँ की सांसद श्री प्रवीण पटेल और पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल जी ने मेरे संज्ञान में इस बात को दिया था। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और 18 सूट पर सुनवाई होनी थी। तो वहीं आज लंच के बाद इस मामले में सुनवाई शुरू हुई जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में। तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सूट नंबर 4 में WS में अमेंडमेंट की बात कही थी, जिस पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विनय शर्मा ने इसका विरोध किया। साथ ही अब कोर्ट ने 9 सूटों अन्य पर WS दाखिल करने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं को कहा है, क्योंकि जब तक सूट WS नहीं दाखिल होते हैं तो केस फ्रेम नहीं होगा। और कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई जहां तय कर दी है और वहीं अब इस मामले में 23 सितंबर को सुनवाई होगी। और क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर अधिवक्ता विनय शर्मा का, आइए दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा जो आज कोर्ट नंबर 71 में ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब के सामने लगा हुआ था, आज वो जो मैटर था वो इश्यूज फ्रेमिंग पे था। तो लास्ट डेट पे कोर्ट ने ये कहा था डिफेंडेंट से, जो कि शाही ईदगाह मस्जिद है और वक्फ बोर्ड है, तो उनकी तरफ से हमारी प्लेंट की जो फाइल हुई थी उसके रिगार्डिंग कोई WS फाइल नहीं हुई, जिसे रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। हमारी प्लेंट का जवाब नहीं दिया था उन्होंने। इस पर उन्होंने कम से कम 8 से 9 केसेस पे WS फाइल करने के लिए डेट दी थी और आज के लिए कहा था कि इसको फाइल कर दें जिससे कि हम सूट आगे प्रोसीड कर पाएं और इश्यूज फ्रेमिंग कर पाएं। तो आज भी उनकी तरफ से कोई WS फाइल नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए और जो उन्होंने 2 एप्लीकेशन और दी थी सूट नंबर 4 में और कई और सूटों में दी थी, जिससे उन्होंने ये कहा था कि जो कंसोलिडेशन का ऑर्डर है, जिससे सारे सूट कंसोलिडेट किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, जो एप्लीकेशन दी थी 11 अगस्त 2024 को उन्होंने, और जो एप्लीकेशन एक और दी थी 11 जनवरी 2024 को, तो उसे रिकॉल करने के लिए कहा था। और दूसरा कुछ अपने WS जो फाइल किए हैं कुछ सूटों में, जो सूट नंबर 4 है उसमें उसको WS को अमेंड करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने आज इस पर ऑब्जेक्शन फाइल किया है सूट नंबर 4 में। तो सूट नंबर 4 में जो ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है और डे टू डे हियरिंग के लिए भी हमने फाइल किया है, तो उसको सबको कंसीडर करके उसको रिकॉर्ड पे लेके कोर्ट ने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है 23 सितंबर 2024 लगाई है। क्या नाम? जी, विनय शर्मा, काउंसिल फॉर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शाही ईदगाह विवाद मामले और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो ऐसे में क्या निर्णय हुआ है और अगली तारीख क्या लगाई गई है, क्या कुछ कहना है अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस की सुनवाई हुई, और जिसमें जैसा कि पहले से ही शाही ईदगाह पक्ष के लोग चाहते हैं कि ये केस आगे ना चले, क्योंकि 7 रूल 11 की उनकी एप्लीकेशन पहले खारिज हो चुकी है और माननीय न्यायालय के द्वारा आज इसमें इशू फ्रेम किए जाने थे, लेकिन बार बार
शाही ईदगाह पक्ष के लोगों, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों ने आपत्तियां दाखिल करके इशू ना हो ये उनकी प्रयासरत रहे। लेकिन आज हमारे द्वारा इशू दाखिल कर दिए गए हैं मान्य, और प्रतिवादीगण को कॉपी भी दे दी गई है, और इशू में 11 पॉइंट्स हमने दाखिल किए हैं, और वो उस विशेष रूप से इशू दाखिल होने के बाद यानी बाद बिंदु दाखिल होने के बाद केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। इसके बाद केस गवाही में आएगा। तो आज हमारे द्वारा बाद बिंदु दाखिल कर दिए गए हैं। माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश किया गया कि रजिस्ट्री में दाखिल किए जाए, तो हमने रजिस्ट्री में दाखिल कर दी है सभी बाद बिंदु, और प्रतिवादीगण को कॉपी भी उनकी उपलब्ध करा दी गई है। और विशेष रूप से आज मेन उद्देश्य जैसे शाही ईदगाह पक्ष के लोग और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि ये केस चलने नहीं चाहिए। इसी टैक्टिक्स के तहत, इसी रणनीति के तहत इन्होंने केसों को लिंगर ऑन करने के लिए बार बार एप्लीकेशन लगा करके आपत्ति दाखिल कर रहे हैं। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा सभी को सुना गया, और सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 23 सितंबर को 2 बजे निर्धारित कर दी गई है। अब 23 सितंबर को 2 बजे जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में इसकी मामले की श्री कृष्ण जन्म वाले मामले की सुनवाई होगी। जहां एक तरफ प्रशासन शराबियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और सड़कों पर शराब पीने वालों पर नकेल कसी जा रही, तो ये ताज़ा तस्वीरें प्रयागराज जंक्शन के बाहर की है, जहां जंक्शन के बाहर कई शराब की दुकानें हैं और शराब की दुकानों के बाहर ही लोग जहां प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जबकि महिलाएं, बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ से स्कूल ड्रेस में गुजर भी रहे हैं, और यहीं पर खुलेआम शराब पी जा रही है और बियर का सेवन करते ये व्यक्ति दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह से लगाम कसता है, और इन दुकानदारों पर जो खुलेआम सड़क पर खड़े होकर बेचने के बाद शराब पिलाते हैं। और स्टेशन का ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुलेआम शराब का प्रयोग करते ये व्यक्ति दिख रहा है और हाथ में बियर की बोतल लेके पी रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई ना रोकने वाला ना टोकने वाला। जब कैमरे को इसने देखा तो लेकर बियर खड़ा हो गया और पीने से रुक गया, मगर ये यहाँ पर खुलेआम इसी तरह से लोग दिन भर बियर और शराब पीते हैं, जिनको ना कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।